आते हो? करके आते हो ना? वेरी गुड। चलो, लास्ट टाइम अस्थि शुरू करी थी अपन ने। अस्थि के अंदर फिर लिखा था अस्थि बनने की प्रक्रिया ओसिफिकेशन होती है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट होती हैं। नष्ट करने वाली अस्थि की मैच्योर कोशिकाएं ओस्टियोसाइट। अस्थि में प्रोटीन कौन सा होता है? उपास्थि की अगर बात करें तो उपास्थि में प्रोटीन कौन सा होता है? कॉन्ड्रिन। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रो। नष्ट करने वाली और वयस्क कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। क्या बोलते हैं, फीटल स्केलेटन किसका बना होता है? उपास्थि का पोषण किसके द्वारा होता है? मिश्रण के द्वारा। उपास्थि में लिखा था अपन ने तंत्रिकाएं भी नहीं पाई जाती, रक्त वाहिनियां भी नहीं पाई जाती और लसिका वाहिनियां भी नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद में लिखा था उपास्थि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले फिर 3 प्रकार की उपास्थियां लिखी थी अपन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज उपास्थि की अगर बात करते हैं तो उपास्थि के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज अपन ने लिखा था। प्रकार की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की उपास्थियां होती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो होता है इसको हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? हाइलाइन उपास्थि। सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। हाइलाइन कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो हाइलाइन कार्टिलेज बेसिकली 4 जगह पर पाई जाती है। कितने जगह पर? याद करो। अस्थि आ रही है, अस्थि की संरचना आ रही है। अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं? एपिफाइसिस। मध्य भाग को? दोनों के बीच में? रेड बोन मेरो किस में पाया जाता है? येलो बोन मेरो किस में पाया जाता है? एडिपोसाइट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? डाइफाइसिस। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पर पाई जाती है? एपिफाइसिस के अंदर लिखा था। तो वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज योजक उपास्थि पाई जाती है वो कौन से प्रकार की होती है? पहला एग्जांपल योजक उपास्थि, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। नाक सबको दिख रहा है? खुद खुद का देखो, दिख रहा है? नहीं, मेरा ही देख लो। चलो ठीक है। नाक के अंदर अगर यहां से हाथ लगाते हो आओगे 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 यहां तक आपको फील होगा कि हड्डी है। ठीक है। लेकिन बीच वाला पोर्शन जो है जहां नाक को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है वो हड्डी नहीं है, घूम जाता है। इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है नासापट या नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम भी कौन से प्रकार की कार्टिलेज होती है? हाइलाइन कार्टिलेज होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो हमारा जो ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा होता है? सिरिंग्स। ये भी कौन से प्रकार की कार्टिलेज होती है? हाइलाइन कार्टिलेज होती है। ठीक है। यहां से हमारी श्वास नली जा रही है, यहीं से हमारी भोजन नली जा रही है। श्वास नली भोजन नली गई, पुरानी बात है। वर्तमान के अंदर बात करेंगे इसोफेगस और ट्रेकिया यहां से जा रही है। ठीक है। तो इसोफेगस के अंदर किसी प्रकार की ना तो बोन पाई जाती है ना कार्टिलेज पाई जाती है, दोनों ही नहीं पाई जाती। लेकिन अगर ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया के ऊपर चारों तरफ आप ये देखोगे हार्ड स्ट्रक्चर है ना। इसको बोलते हैं ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकियल वलय, ट्रेकियल रिंग्स। ये ट्रेकियल रिंग्स के ऊपर भी कार्टिलेज पाई जाती है और कौन से प्रकार की होती है? हाइलाइन प्रकार की होती है। ठीक है। तो हाइलाइन उपास्थि की अगर बात करते हैं तो हाइलाइन उपास्थि 4 जगह पर पाई जाती है। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज, दूसरे नंबर पे नेजल सेप्टम, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। ठीक है। भगवान ने शुरुआत के अंदर ट्रेकियल रिंग्स, ट्रेकिया और जो हमारी यूसोफेगस है दोनों के अंदर कुछ भी नहीं लगाया था। फिर गाय को भेज दिया चढ़ने के लिए, वे चढ़ के आ जा, है ना। गाय जैसे घास चढ़ रही थी, चढ़ने के साथ के अंदर थोड़ी सी घास नाक के अंदर चली गई, गाय को छींक आ गई। आपको पता है छींक के अंदर हवा कितनी तेजी से बाहर आती है फेफड़ों से, है ना। जैसे ही तेजी से हवा आई, ट्रेकिया है वो ट्रेकिया फट गई, क्योंकि इतनी स्पीड तो सहन कर नहीं सकती थी। ठीक है। तो वापस से भगवान के पास में है कि महाराज ट्रेकिया तो फट दी। महाराज ने ऑपरेशन करके सिल के वापस भेज दिया। आप 2-4 दिन के अंदर वापस से वही हो गया, जैसे छींक आती वापस से ट्रेकिया फट जाती। महाराज दुखी हो गए। महाराज ने चित्रगुप्त को बुलाया कि चित्रगुप्त यार क्या करें इसका। तो चित्रगुप्त ने कहा कि जब छींक आती है उस टाइम पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि ये फट जाती है।
अपने को कोई परमानेंट स्ट्रक्चर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस केस के अंदर सी आकार की उपास्थि लगाई गई। कौन से आकार की? सी आकार की। आप ये देखोगे सी आकार इधर से शुरू होकर ऊपर ऊपर ही आ रहा है, अंदर की तरफ से देखोगे ना वहां पर उपास्थि नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो अंदर की तरफ है, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है, तो ये सी आकार की उपास्थि को अपन बोलते हैं ट्रेकियल रिंग, और ये ट्रेकियल रिंग भी कौन से प्रकार की होती है? हाईलाइन प्रकार की होती है। दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, या तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपसे कि हाईलाइन उपास्थि निम्न में से किस में पाई जाती है, या फिर एक ऑप्शन इसमें से दिया जाएगा, तीन प्रकार की उपास्थियों का नाम लिखेंगे और पूछा जाएगा लैरिंग्स निम्न में से कौन से प्रकार की उपास्थि से बनी होती है, क्या आंसर दोगे? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो तुम सब तो यार। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे आती है फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? इसको बोलते हैं तंतुमय उपास्थि। कौन सी उपास्थि? फाइब्रो कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो फाइब्रो कार्टिलेज दो जगह पर पाई जाती है। सबसे पहला है इंटरवर्टिबल डिस्क, डिस्क शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अंतर कशेरुक चक्ति। दूसरे नंबर पे आती है मेनिस्काई। सुनो अब दोनों की बातें। इंटर यानी बीच में, वर्टिब्रल यानी कशेरुका के बीच में डिस्क। स्लिप डिस्क का नाम सुना होगा आपने, डिस्क स्लिप हो गई। क्या होता है उसके अंदर? बैक में पेन होने लग जाता है, कमर में पेन होने लग जाता है। होता क्या? जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, जैसे नौकरी लग जाएगी तो प्रैक्टिस करोगे, नहीं लगेगी तो भी प्रैक्टिस तो करनी करनी है। लगातार बाइक पे बैठे रहने की वजह से हमारा जो पोस्चर है बेसिकली बॉडी का, वो एक ही कंडीशन के अंदर रहता है, हाथ आगे की तरफ हैंडल पकड़ने के अंदर और कमर बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे धीरे कमर के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से पेन होने लग जाता है। फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर कहता है स्लिप डिस्क हो गई सब, है ना। वो कहेगा उपचार क्या है? बोले या तो ऑपरेशन कराओ इसका, नहीं तो कोई एक्सरसाइज वगैरह बताएगा, फिजियोथेरेपी बताएगा, ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना ऑपरेशन तो करवाना ही करवाना पड़ेगा साहब आपको। होता क्या? दो अस्थियों के बीच में के अंदर जो जोड़ पाया जाता है, जॉइंट पाया जाता है, वहां पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दी भगवान ने, लगा दी। और आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन से प्रकार की बनाई गई? हाईलाइन प्रकार की बना दी, ठीक है। कशेरुकाएं अनियमित इरेगुलर असमान अस्थियों के अंदर आती है। याद करो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। वर्टिब्रा को कौन सी कैटेगरी में रखा था? इरेगुलर बोन की कैटेगरी में रखा था। तो वर्टिब्रा के अंदर भगवान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दे, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेस पाए जा रहे थे उन प्रोसेस के द्वारा तो वो जुड़ी हुई थी। अब बीच के अंदर जगह ही नहीं बची कि भाई आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दे। तो भगवान ने क्या किया, मान लो एक ये वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, इन दोनों वर्टिब्राओं के बीच के अंदर यहां पर एक डिस्क जैसी लगा दी, एक प्लेट जैसी लगा दी फाइब्रो कार्टिलेज की, जिसको नाम क्या दिया गया? इंटरवर्टिबल डिस्क। तो इंटरवर्टिबल डिस्क बेसिकली कहां पर पाई जाती है? दो कशेरुकाओं के बीच के अंदर। अब ये दो कशेरुकाएं डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ नहीं रही, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही, इसलिए दर्द भी नहीं हो रहा, ठीक है। लगातार बैठे रहने की वजह से हमारी जो लंबर वर्टिब्राएं होती है कमर के अंदर पाई जाती हैं, इन लंबर वर्टिब्राओं के बीच में पाई जाने वाले इंटरवर्टिबल डिस्क धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल एक ही जगह पे पड़ रहा है। उस केस के अंदर फिर ये कशेरुका और ये कशेरुका आपस के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लग जाती है। जैसे ही ये कांटेक्ट में अंदर आने लगती है, वैसे ही आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। या तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है, नहीं तो ऑपरेट करके ये प्लेट दूसरी लगा देते हैं। दूसरी मतलब मेटल की प्लेट लगा देती है, या कोई सिंथेटिक मटेरियल आता है उसकी प्लेट लगा देते हैं। फिर से कशेरुकाएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती और आपको दर्द होना भी बंद हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इंटरवर्टिबल डिस्क। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरवर्टिबल डिस्क कौन से प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनती है? फाइब्रो कार्टिलेज या तंतु में उपास्थि। क्लियर? शरीर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि कौन सी है? कौन सी है? अग्रपाद की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि। शरीर की सबसे कठोर अस्थि टेम्पोरल, ठीक है। पीछे वाला पैर याद करो, आ रहा है? हिप बोन, हिप बोन के नीचे फीमर, फीमर के नीचे आगे की तरफ तो पटेला, फिर ये टीबिया थी और ये फिबुला छोटी सी बनाई थी अपन। यही होता है। जॉइंट का नाम बताओ इसका, कौन सा जॉइंट? स्टाइफल जॉइंट। तो हमारे अंदर ये घुटने वाला जो जॉइंट है, जानवरों के अंदर ये कौन सा जॉइंट है?
स्टाइफल जॉइंट। इसको नी जॉइंट क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि जानवरों के अंदर नी जॉइंट कौन से पैर में होता है? आगे वाले पैर के अंदर होता है। क्लियर है? ठीक है, गाय को भेज दिया, सारा सब कुछ सिस्टम बना के भेज दिया, यहां पर सारा सब कुछ सिस्टम, यहां पर लगा दी कौन सी कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दी यहां पर, इधर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दी। ठीक है, लगाने का रीजन क्या? घर्षण कम होगा तो दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि। क्यों? क्योंकि शरीर का मैक्सिमम वजन किसके ऊपर आता है? फीमर के ऊपर। लगा दी योजक उपास्थि, गाय को चढ़ने के लिए भेज दिया। गाय 2-4 साल तो चल रही अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे जो ये योजक उपास्थि है, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होने लग गई। गाय के जीवन काल की अगर बात करते हैं तो 20 से 23 साल जीवन रहता है। ठीक है, 2-3 साल बाद में गाय परेशान होकर वापस आ गई। बोले महाराज आर्टिकुलर कार्टिलेज तो घिस गई। महाराज ने रिपेयर करके वापस भिजवा दी। हर 2 साल के अंदर गाय वापस आने लग गई। महाराज घिस गई, महाराज घिस गई, महाराज घिस गई। महाराज दुखी हो गए। बोले यार ये क्या चक्कर है? महाराज को समझ में नहीं आ रहा था भाई, बाकी किसी जॉइंट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसी जॉइंट के अंदर क्या दिक्कत आ रही थी। महाराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। बोले चित्रगुप्त देखना यार क्या हुआ। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज शरीर का सबसे ज्यादा वजन इसी जॉइंट के ऊपर आ रहा है। क्यों? इसीलिए तो सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत अस्थि फीमर बनाई थी अपन ने। तो जॉइंट के ऊपर वजन आ रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए इसी जॉइंट की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो प्रॉपर वे के अंदर काम नहीं कर पा रही है ना, इसीलिए बार बार ये घिसती है और हमारे पास में ये आ जाती है, आप रिपेयर करके भेज देते हो। बोले अब क्या करें? बोले महाराज एक काम करो, आप इस जॉइंट के बीच के अंदर यहाँ पर जो हमारी फीमर है, जो हमारी टिबिया है, इसके बीच के अंदर एक संरचना लगा दो फाइब्रो कार्टिलेज की। ये संरचना बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज को आपस में मिलने भी नहीं देगी और ये खराब भी नहीं होगी। महाराज ने आइडिया तो ठीक है। क्यों? क्यों कार्टिलेज क्यों लगाई? क्योंकि अगर खराब हो भी जाती, मान लो प्रेशर पड़ता और अस्थि लगा देते यहाँ पर, तो दर्द होता, फ्रिक्शन होता। कार्टिलेज लगाइए तो पहली बात तो फ्रिक्शन कम, दूसरी तंत्रिकाएं है नहीं तो दर्द की भी माथाफोड़ी खत्म। इस संरचना को क्या नाम दिया गया? मेनिस्काई। क्वेश्चन पूछा आता है मेनिस्काई कौन से जॉइंट में पाया जाता है? कौन से जॉइंट के अंदर? स्टाइफल जॉइंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, गाय के अंदर मेनिस्काई लगा दी, उसके बाद में गाय मर के ही पहुंची भगवान के पास में, उसके बाद में कभी भी नहीं पहुंची। तो यहाँ पर बेसिकली स्टाइफल जॉइंट के अंदर फीमर और टिबिया के बीच के अंदर तंतुमय उपास्थि की एक गद्दी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेनिस्काई बोलते हैं। और ये मेनिस्काई कौन से प्रकार की उपास्थि से बनती है? तंतुमय उपास्थि से बनती है। दिक्कत यहां तक है क्या? तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी कार्टिलेज आती है? इलास्टिक कार्टिलेज आती है। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक उपास्थि। इलास्टिक वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। इलास्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी वर्ड सुना होगा, प्रत्यास्थता वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है, प्रत्यास्था वर्ड की अगर बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल जो टीचर ने दिया होगा वो रबड़ वाला दिया होगा। रबड़ को आप कितना ही खींच लो, खींच जाएगा, जैसे ही आप रबड़ को छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल स्थिति के अंदर वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक कार्टिलेज को बेसिकली इसलिए बोला जाता है इलास्टिक, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था पाई जाती है। अब इसको कितना ही मरोड़ लो, कुछ ही कर लो, ये अपनी वापस से सामान्य स्थिति के अंदर आ जाती है। क्लियर है क्यों कहा इलास्टिक? एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है बेसिकली 3 जगहों के ऊपर। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण, ये वाला कान दिख रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, मार साहब ने गढ़ाई मरोड़ा बचपन के अंदर, पहाड़ याद नहीं कर रहे हो, बारखड़ी याद नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या कान टेढ़ा हुआ? मार साहब ने मरोड़ा, मार साहब ने जैसे छोड़ा वापस से नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गया। तो ये बाह्य कर्ण कौन से प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना हुआ है? सेकंड नंबर पे नेजल टिप, नाक की जो ये टिप है, इस टिप के ऊपर भी उपास्थि पाई जाती है। कौन से प्रकार की होती है? आप इसको खींच लो, नाक को खींच जाएगी, जैसे छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है एपिग्लोटिस। कौन सा ग्लोटिस? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस भी कौन से प्रकार की कार्टिलेज से मिलकर बनता है? इलास्टिक कार्टिलेज से। सुनो अब काम की बात, यहां पर लिखा है लेरिंग्स। लेरिंग्स कौन से प्रकार की कार्टिलेज है? इस लेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो लेरिंग्स 4 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है। सबसे पहले होती है थायराइड, दूसरे नंबर पे क्रिकोइड, तीसरे नंबर पे एरिटेनोइड और चौथे नंबर पे एपिग्लोटिस। कौन सी ग्लोटिस? एपिग्लोटिस। 3 प्रकार की जो उपास्थियां होती है थायराइड, क्रिकोइड, एरिटेनोइड, वो तो कौन से प्रकार की है?
हाईलाइन प्रकार की, और एपिग्लोटिस जो चौथे नंबर की है वो कौन से प्रकार की है? इलास्टिक प्रकार की। तो लेरिंग्स का मैक्सिमम पार्ट किससे बना हुआ है? हाईलाइन कार्टिलेज से, इसलिए लेरिंग्स को अपन ने कौन सी कैटेगरी में रखा है? लेकिन अगर इंडिविजुअल बात करते हैं अपन एपिग्लोटिस की, तो वो एपिग्लोटिस कौन से प्रकार की उपास्थि कहलाएगा? इलास्टिक कार्टिलेज कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाएगी? इलास्टिसिटी पाई जाएगी। क्या मिलेगी? इलास्टिसिटी मिलेगी, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? इलास्टिक वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों में से कोई से भी एक प्रकार की उपास्थि पूछी जाएगी, या फिर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, 3 प्रकार की उपास्थियों का नाम दे रखा है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दे रखा है, पूछा जाएगा ये कौन से प्रकार की उपास्थि होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एपिग्लोटिस कौन से प्रकार की उपास्थि होती है? इलास्टिक प्रकार की होती है। मेनिस्काई कौन से प्रकार की होती है? फाइब्रोकार्टिलेज होती है। ट्रेकियल ब्रोंकियल रिंग्स कौन से प्रकार की होती है? हाईलाइन कार्टिलेज होती है। नेजल सेप्टम कौन से प्रकार की कार्टिलेज से बनता है? हाईलाइन कार्टिलेज से। इंटरवर्टिबल डिस्क कौन से प्रकार की कार्टिलेज? फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से। ठीक है ना? दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं सर, बोलना शुरू करो। अगर बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की, तो कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हाईलाइन। हाईलाइन कहां कहां पे पाई जाएगी? फिर सबसे पहले, फिर फिर अगर बात करते हैं फाइब्रोकार्टिलेज की, तो 2 जगह पर, सबसे पहले, फिर मेनिस्काई कौन से जॉइंट के अंदर? अगर बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की, तो सबसे पहले, फिर दिक्कत यहां तक नहीं? काम की बात सुनो। योजक उपास्थि की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। योजक उपास्थि में क्या हुआ था? ये एक बोन थी, ये दूसरी बोन थी, और बीच के अंदर भगवान ने लगा दी थी योजक उपास्थि। ये यहाँ पर योजक उपास्थि लगाई थी, बनाई थी ना संरचना के अंदर अपन ने। ठीक है, अधिक उम्र के अंदर, यानी कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मतलब 50-60 साल के हो गए आप, उसके बाद की बातें कर रहे हैं अपन, है ना, धीरे धीरे इस योजक उपास्थि के ऊपर कैल्शियम का जमाव होने लग जाता है। किसका जमाव होने लग जाता है? कैल्शियम का जमाव। याद करो, भूर्णी कंकाल किसका बना था? उपास्थि का बना था। उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने से उपास्थि किसमें बदल गई थी? अस्थि के अंदर। ये योजक उपास्थि है, इसके ऊपर कैल्शियम का जमाव हो गया। हो गया? हुआ? जमाव होने से इसको नाम दे दिया अपन ने कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? इतना जमाव नहीं हो कि हड्डी के अंदर बदल जाए, लेकिन कैल्शियम का जमाव होने से इस योजक उपास्थि को क्या बोल दिया? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्शियम का जमाव होने से कुछ कुछ हड्डी जैसी बन गई। हड्डी जैसे बन गई तो वो घर्षण कम करने की जो क्षमता है वो क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो क्या हुआ? दर्द महसूस होने लग गया। तो अपन बोलते हैं ना कि बड़े आदमियों के अंदर गठिया बाई हो जाती है, थोड़ा सा कुछ करते हैं जॉइंट के अंदर पेन होने लग जाता है, होता है ना। वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि योजक उपास्थि के अंदर कैल्शियम लवणों का जमाव हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन, घर्षण कम हो जाता है, और घर्षण कम होने के कारण दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे गलती से पूछ ले कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज कौन से प्रकार की होती है, तो क्या नाम दोगे? क्योंकि ये किसका रूप है? आर्टिकुलर कार्टिलेज का ही रूप है। अलग से नोट डाल के लिख लेना। लिखो। पहला हाइलाइन कार्टिलेज चारों नाम, फिर फाइब्रो कार्टिलेज दोनों नाम, और फिर इलास्टिक कार्टिलेज तीनों नाम। चंद्रपाल चौधरी जी पूछ रहे हैं कि एनाटॉमी का सिलेबस कितनी क्लास में पूरा हो जाता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि इससे? एनाटॉमी, एलपीएम और मेडिसिन, ये 3 मेजर सब्जेक्ट है आपके, और बेसिक सब्जेक्ट है हमारे, इसलिए थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं अपन। फिर भी
40-45 क्लास लगेगी अपने को एनाटॉमी के अंदर। इस क्लास में कैसे आई? गांव चली गई थी, लंबाई गई गांव, तो लंबाई गई, इतनी छुट्टियां। लिख लिए चारों नाम। आप में से कोई ऐसा है जो ऐसे बोल सकता है कि सर एनाटॉमी में कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है? क्या कोई ऐसा? आती है थोड़ी थोड़ी, रिवीजन किया करो, पढ़ा करो इनको, फर्स्ट पेज से रिवीजन किया करो। नोट डाल के लिखो, यहीं पे नोट डाल के लिखो। अधिक उम्र में, नोट डाल के लिखो, अधिक उम्र में, अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर, अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर, अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर कैल्शियम लवणों का जमाव होने लगता है। अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर कैल्शियम लवणों का जमाव होने लगता है। अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर कैल्शियम लवणों का जमाव होने लगता है। अधिक उम्र में योजक उपास्थि पर कैल्शियम लवणों का जमाव होने लगता है, जिससे 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 योजक उपास्थि में, जिससे योजक उपास्थि में, जिससे योजक उपास्थि में घर्षण बढ़ जाता है, जिससे योजक उपास्थि में घर्षण बढ़ जाता है। देखो ऐसे लिखते हैं घर्षण, पता है ना आपको, हिंदी स्ट्रांग है अपनी। जिससे घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार की उपास्थि को, इस प्रकार की उपास्थि को, इस प्रकार की उपास्थि को कैल्सिफाइड उपास्थि कहते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। इस प्रकार की उपास्थि को कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। इस प्रकार की उपास्थि को कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो अगर पूछा जाए कैल्सिफाइड कार्टिलेज कौन से प्रकार की होती है, तो क्या नाम लिखोगे? हाइलाइन प्रकार की, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखोगे फाइब्रो कार्टिलेज, तंतु में उपस्थित। दो नाम लिखोगे, इंटरवर्टेबल डिस्क, मेनिस्काई, मेनिस्काई के आगे लिखोगे स्टाइफल जॉइंट में उपस्थित। इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटर यानी बीच में, वर्टिब्रल यानी वर्टिब्रा कशेरु का, डिस्क यानी चकती जैसी संरचना। इंटरवर्टिबल डिस्क और मेनिस्काई दो ही नाम है यहां पर। स्टाइफल जॉइंट जिसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा था, उसको सपोर्ट कर देने के लिए भगवान ने मेनिस्काई लगा दी। लिख ले दोनों नाम।
शरीर की सबसे बड़ी सीसामुड़ अस्थि कौन सी होती है? नेविकुलर बोन किसको कहते हैं? डिस्टल सीसामुड़। कॉलर बोन किसको कहते हैं? कॉलर बोन। क्लेविकल किस किस में पाई जाती है? डॉग और फाउल। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज, तीनों नाम। दिक्कत यहां तक किसी को? एग्जाम्पल याद रखने हमारे को कि हाईलाइन कौन से प्रकार की कहां कहां पे मिलेगी, इलास्टिक कहां कहां पर और फाइब्रो कहां कहां पर। 4 नाम हमारे पास में हाईलाइन के अंदर है, 2 नाम फाइब्रो में और 3 नाम इलास्टिक के अंदर। ठीक है ना, 9 नाम है, याद रखोगे। यहां पर हमारी अस्थि और उपास्थि की बातें होती है खत्म। ठीक है ना, तो जो उत्तक वाला पोर्शन के अंदर अपने को अस्थि और उपास्थि पढ़नी थी वो तो हो गई अपनी यहाँ पर खत्म। ओस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं अपन, है ना। अलग अलग शरीर के अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है, याद करो पुरानी बातें, याद करो। कंकाल, 2 प्रकार का कंकाल लिखा था, अक्षय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षय कंकाल के कितने भाग थे? सबसे पहला स्कल, फिर वर्टिबल कॉलम, फिर वेव्स और फिर स्टर्नम। 4 थे, कपाल, कशेरुकदंड, पसलियां और स्टर्नम। ठीक है। उपांगीय कंकाल के कितने भाग थे? आगे वाला पैर और आगे वाले पैर में सबसे पहले अस्थि, फिर 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 पीछे वाले पैर की बात करें तो सबसे पहले अस्थि, फिर 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 थर्ड फेलिंग्स। ठीक है, यहां तक था। एक एक पढ़ना है, पहले स्किल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पसलियों के बारे में, फिर स्टर्नम, फिर आगे वाले पैर की अस्थियां, फिर पीछे वाले पैर की। क्लियर? हेडिंग डालोगे स्कल या कपाल। स्कल या कपाल। स्कल या कपाल। गर्दन से ऊपर की तरफ पूरा जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? स्कल या कपाल। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक जॉइंट है जिसके अंदर गति पाई जाती है, नाम बताओ? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि हमारा जो मैंडिबल जो ऊपर की तरफ टेम्पोरल से जुड़ी हुई है, ये जॉइंट है सिर्फ गति करता है, उसके अलावा कोई सा भी जॉइंट गति नहीं करता। ठीक है, सुनो बाद में लिखोगे। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि कपाल के अंदर कौन से जॉइंट पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा था कि कपाल की अस्थियों के बीच में कौन से प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? 2016 की फर्स्ट एग्जाम हुई थी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कपाल की अस्थियों के बीच में निम्न में से कौन से प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं? आंसर क्या आएगा? सोचर जॉइंट। कपाल देखा है कभी? आप में से किसने है जिसने कंकाल देखा है लैब के अंदर या कॉलेज के अंदर? हाथ खड़े करो। होता है कॉलेज के अंदर? किसी का भी देखा हो, किसी का भी, है ना। सिर देखा आपने कभी उसका, कपाल का? तो सिर के अंदर देखा होगा ऐसे सिंगल लाइनिंग नहीं होती वहां पर आप देखोगे ऐसी लाइंस होती है। जैसे जो कपाल की अस्थियों के बीच में जो जॉइंट मिलेगा ना, उसके अंदर ऐसे तिरछी लाइनिंग्स मिलेगी आपको, है ना।
ये जो जॉइंट है इस टाइप का, इस टाइप के जॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं? सीएन जोड़ कहते हैं। ठीक है। कपाल के अंदर जो अस्थियां पाई जाती हैं वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अस्थियां। 4 प्रकार की अस्थियों के अंदर पहला नाम आता है कपालीय अस्थियां। इनको बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। दूसरे नंबर पे आती है अनिकास्थियां। इनको बोलते हैं फेशियल बोन्स। तीसरे नंबर पे आता है मैंडिबल, जिसको आप निचला जबड़ा भी कहते हैं। और चौथे नंबर पे आती है हाइड अस्थि। हाइड बोन। ठीक है। कई बुक्स के अंदर क्या रखा है, कपाल में 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, हमने लिख दिया है यहाँ पर 4 प्रकार की अस्थियां। कोई नहीं पूछता 3 प्रकार 4 प्रकार। ठीक है। अपन बात करते हैं पहले क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन्स बेसिकली वो होती हैं जो क्रेनियल कैविटी का निर्माण करती है। क्रेनियल कैविटी यानी कि ब्रेन, जो हमारा दिमाग है वो दिमाग सबसे ऊपर पाया जा रहा है। इस ब्रेन के चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ जो भी अस्थियां पाई जाएगी उनको अपन क्या बोलेंगे? कपालीय अस्थियां। क्लियर है? सामने की तरफ चेहरे के अंदर जो अस्थियां आपको दिखाई दे रही है ना, उनको अपन क्या बोलेंगे? फेशियल बोन्स। अब आप देखोगे सामने की तरफ हमारा मैंडिबल भी सामने की तरफ ही है, तभी तो चेहरे का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो बुक्स वालों ने मैंडिबल को फेशियल बोन्स का ही पार्ट माना है। ठीक है। हमको मैंडिबल अलग से पढ़ना है, इसलिए अपन ने अलग लिख लिया है यहाँ पर। बाकी कुछ और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई साइंस नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। तो सामने चेहरे की तरफ मिल रही है उसको फेशियल बोन्स, जो मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती है उनको क्रेनियल बोन्स। मैंडिबल ही अपना निचला जबड़ा हो ही गया, है ना। मैंडिबल के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर, इस बीच वाले पोर्शन में खोखला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ कौन सा अंग पाया जा रहा है? ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? जीभ। जीभ ही है ऊपर की तरफ। तो जीभ नीचे की तरफ ना है, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए एक अस्थि, पतली मुड़ी हुई अस्थि है जो यहां से होकर यहां तक जा रही है, मैंडिबल तक। ठीक है ना, पतली सी है, मुड़ी हुई है, जीभ को आधार प्रदान करने का काम कर रही है। इस अस्थि को अपन क्या बोलते हैं? हाइड बोन। क्लियर है? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? क्रेनियल बोन्स मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाएगी और कपालीय गुहा का निर्माण करेगी, पहली बात। ठीक है। फेशियल बोन्स जो चेहरे का निर्माण करेगी। चेहरे के अंदर आप देखो तो मेरे पाचन तंत्र यानी मुंह भी आ जाते हैं, दांत भी आ जाती है, जीभ भी आ जाती है, गाल भी आ जाती है। ये पाचन तंत्र के प्राथमिक अंग है। श्वसन तंत्र की अगर बात करते हैं तो नाक आ जाती है, नेजल कैविटी आ जाती है पूरी पूरी, ये भी इसी के अंदर आती है। तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के प्रारंभिक अंगों को आधार प्रदान करने का काम कौन करेगी? फेशियल बोन्स करेगी। ठीक है। मैंडिबल निचला जबड़ा हो गया, हेड बोन जीभ को आधार प्रदान करने का काम करेगी। हमारे को अलग अलग पढ़ना है इनके बारे में। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? लिखो इसके अंदर, हेडिंग डालिए कपाल, लिखो इसके अंदर। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल कई छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है, जो आपस में जो आपस में जो आपस में जो आपस में सूचर जॉइंट या सीएन जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है। जो आपस में सूचर जॉइंट या सीएन जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है। जो आपस में सूचर जॉइंट या सीएन जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है। जो आपस में सूचर जॉइंट या सीएन जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है। अंडरलाइन करोगे सूचर जॉइंट को। आर्थ्रोलॉजी जब पढ़ेंगे ना उस टाइम पर बात करेंगे अपन सूचर जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट के अंदर एक प्रकार आता है सूचर जॉइंट,
और सूचर जॉइंट के अंदर एग्जाम्पल लिखेंगे कपाल की अस्थियों के बीच के अंदर, है ना। तो वो कपाल चल रहा है इसलिए पहले लिखवा दिया भाई कहां पर पाया जा रहा है, कौन से प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कपाल 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनता है। कपाल 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनता है। नाम लिखो चारों। कपाली अस्थियां क्रेनियल बोन्स, अनिकास्थियां फेशियल बोन्स, मैंडिबल निचला जबड़ा और हाइड बोन। क्रेनियल बोन्स कपाली अस्थियां, फेशियल बोन्स अनिकास्थियां, मैंडिबल निचला जबड़ा और हाइड बोन। चारों के नाम लिखने के बाद में नंबर 1 लिखोगे कपाली अस्थियां क्रेनियल बोन्स। हेडिंग डालोगे क्रेनियल बोन्स। लिख लिया। नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे, सुनते जाओ। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन क्रेनियल बोन्स। कपाली अस्थियां, सुनो। क्रेनियल बोन्स की अगर बात करते हैं तो ये क्रेनियल कैविटी का निर्माण करती है। कौन सी कैविटी, का निर्माण करती है, जिसमें क्या सुरक्षित रहेगा, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क। इसलिए मस्तिष्क को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो मस्तिष्क के चारों ओर भगवान ने मोटी बोन्स का आवरण बनाया, जिसको अपन क्या ना बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स को संयुक्त रूप से क्रेनियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं। इसके अलावा क्रेनियल बोन्स आई ऑर्बिट, इसको बोलते हैं नेत्र कोटर, का निर्माण करती है। ठीक है। दिमाग के चारों ओर जो अस्थियां पाई जा रही है वो सारी की सारी क्रेनियल बोन्स है, जिसके अंदर क्या सुरक्षित रहेगा, मस्तिष्क। अलग अलग प्रकार की बोन्स होगी, कितनी होगी, कौन कौन से प्रकार की होगी, इसकी बात अपन बाद में करेंगे ना। तो उनको सभी को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, क्रेनियम बोल सकते हैं। ठीक है। आई ऑर्बिट नेत्र कोटर की अगर बात करते हैं तो उसका निर्माण भी कौन करती है, क्रेनियल बोन्स करती है। तो अपनी आंख है, ये आंख अस्थियों के बीच में बना हुआ गड्ढा है, और इस गड्ढे के बीच के अंदर हमारी आंख पाई जा रही है। तो जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को अपन बोलते हैं आई ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, और इस आई ऑर्बिट का निर्माण भी कौन करती है, क्रेनियल बोन्स करती है। क्लियर। तो क्रेनियल बोन्स की अगर बात करते हैं तो क्रेनियल कैविटी का निर्माण करेगी, जिसमें क्या सुरक्षित रहेगा, मस्तिष्क सुरक्षित रहेगा। और क्रेनियल बोन्स को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और यही क्रेनियल बोन्स मिलकर किसका निर्माण भी करती है,
आई ऑर्बिट का निर्माण भी करती है, नेत्रकोटर का निर्माण करती है, जिसमें क्या पाई जाएगी, आंख। लिखो कितने प्रकार की होती है, कितनी कितनी होती है, इसकी बात करेंगे।